नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दिनों आए विनाशकारी आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 142 हो गई है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर मंडल इस आपदा से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश मौतें तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों की दीवारें गिरने, पुराने पेड़ों के उखड़ने और बिजली के खंभों की चपेट में आने से हुई हैं। आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम कर रहे कई किसानों और मवेशियों की भी जान चली गई है। सैकड़ों लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दल लगातार मलबे को हटाने और अवरुद्ध रास्तों को साफ करने में जुटे हैं, ताकि सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जा सके। अगली खबर है कि सूबे में आई इस प्राकृतिक आपदा और जनहानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद संवेदनशील और कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल अपने अपने क्षेत्रों का धरातलीय दौरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री तुरंत पहुंचनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वे फसलों, मकानों और पशुओं के नुकसान का सटीक सर्वे अगले 24 घंटों के भीतर पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन्हें 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को उचित वित्तीय सहायता बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ इस पूरी प्रक्रिया की खुद निगरानी कर रहा है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ईरान सहित मध्य पूर्व में उपजे भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों पर दिखने लगा है। राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक 3 रुपये प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस मूल्य वृद्धि के बाद राजधानी लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये और 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये और 90 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में परिवहन खर्च अधिक होने के कारण पेट्रोल की दरें 99 रुपये और 51 पैसे प्रति लीटर के आंकड़े को छू चुकी हैं। ईंधन की इस अचानक बढ़ोतरी से माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन महंगा होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे आने वाले दिनों में फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। आम जनता और व्यापारिक संगठनों ने सरकार से टैक्स में कटौती कर बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने की मांग की है। अगली खबर है कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश के वाहन चालकों को एक और बड़ा झटका लगा है। गैस वितरण कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और अंतर्राष्ट्रीय गैस कीमतों में वृद्धि का हवाला देते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा सहित कई बड़े शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये से 3 रुपये और 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक का इजाफा किया गया है। इस फैसले का सबसे सीधा और बुरा असर ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी चालकों और उन मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा है जिन्होंने पेट्रोल के विकल्प के रूप में सीएनजी गाड़ियां खरीदी थीं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि सीएनजी महंगी होने से उनका रोजाना का मुनाफा आधा रह गया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस पर नियंत्रण नहीं लगाया तो वे मजबूरन ऑटो और कैब के न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे अंततः आम मुसाफिरों की जेब पर ही बोझ बढ़ेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और छिटपुट बारिश का दौर थमते ही अब मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ा और दोहरा अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी सहित राज्य के 27 प्रमुख जिलों के लिए 16 मई से भीषण लू हीटवेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बेवजह घरों से बाहर न निकलने, सूती कपड़े पहनने और शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं और अधिकारों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता और उनकी लैब टेस्टिंग प्रक्रिया पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने उपभोक्ताओं की तरफ से नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ऑन एबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक आधिकारिक शिकायत पत्र भेजा है। परिषद का आरोप है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और अन्य बिजली कंपनियों द्वारा जो प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वे बिना उचित और पारदर्शी जांच के लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को तेज रीडिंग और अचानक बिजली कटने जैसी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की है कि इन मीटरों की जांच किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिलों के शोषण से बचाया जा सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन ओडीओसी योजना को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य के सुदूर और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सोनभद्र जिले के प्रसिद्ध गुलाब जामुन को इस विशेष सूची में शामिल किया गया है। अपनी विशिष्ट बनावट, शुद्धता और बेजोड़ स्वाद के लिए मशहूर सोनभद्र के गुलाब जामुन को अब सरकारी स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस कदम से न केवल इस स्थानीय मिठाई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिले, बल्कि सोनभद्र के पारंपरिक हलवाइयों और कारीगरों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हों। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए ऋण और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत दुग्ध विकास विभाग द्वारा ताजनगरी आगरा में स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम का एक विशाल आयोजन किया गया। इस समागम में राज्य भर से आए प्रगतिशील पशुपालकों, डेयरी उद्योग के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उन्नत गौवंश जैसे साहीवाल, गिर और थारपारकर नस्लों के संरक्षण और उनके माध्यम से दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना था। समागम के दौरान पशुपालकों को आधुनिक दुग्ध दोहन मशीनों, पशु पोषण और कृत्रिम गर्भाधान की नई तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार डेयरी सहकारी समितियों को डिजिटल करने जा रही है ताकि दूध बेचने वाले किसानों को उनके पैसों का भुगतान सीधे और पारदर्शी तरीके से तुरंत किया जा सके। अगली खबर है कि नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में पिछले दिनों मजदूरों के वेतन और कार्यदशाओं को लेकर हुए एक उग्र विरोध प्रदर्शन के मामले में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने बेहद सख्त और विवादित कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को भंग करने और हिंसा भड़काने के आरोप में छात्र संगठन की सक्रिय कार्यकर्ता आकृति चौधरी और एक स्वतंत्र क्षेत्रीय पत्रकार सत्यम वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का दावा है कि इन दोनों व्यक्तियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काने और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करने के लिए साजिश रची थी, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। दूसरी ओर, इस कार्रवाई के बाद मानवाधिकार वकीलों, नागरिक संगठनों और पत्रकार संघों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाने वालों और कवरेज करने वाले पत्रकारों पर एनएसए जैसी संगीन धाराएं लगाना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है और वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।